जुए वाली सास बहू। मधुपुर गांव में ज्योति और भागेश्वरी नाम की दो सास बहू रहा करती थी। जेठ की भीषण गर्मी समाप्त होने के साथ मानसून का महीना दस्तक देता है। उसी बीच पूरा आसमान काले बादलों के आगोश में आ जाता है। जोर शोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देख भागेश्वरी कहती है, अरे बहू सुनती है? अरे ओ ज्योति बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू रानी, जिंदा है कि निपट गई? सास की बोली सुनकर ज्योति झटपट उसके पास आकर कहती है, आपने मुझे पुकारा क्या सासू माँ? अरे है मेरी आलसन बहू, बरसात की बूंदें बरसने वाली हैं, जरा अपने पैरों को तकल्लुफ दे और छत पर सूख रहे कपड़ों को उठा ला। ज्योति कपड़े उठाकर नीचे आ जाती है। तभी बरसात की बूंदें जमीन पर टप टप गिरने लगती हैं। माँ जी देखिए, मेरी सखी बरसात की बेला बनकर आई है। सावन की पहली बारिश है, आज तो मैं मोरनी बनकर नाचूंगी। ज्योति बरसात की बूंदों में भीगने लगती है। तभी बरसात की फुहार देखकर भागेश्वरी का मन भी ललच उठता है। अरे बरसात की बूंदों के साथ मेरा जिया भी कलरव कर रहा है, क्यों ना मैं भी धिन धिना कर ही लूं। दोनों सास बहू बरसात के छूटने तक लगातार बारिश की बूंदों के मजे लूटती हैं। वो सर से पांव तक सराबोर हो जाती हैं, मगर किसे खबर थी कि उनका ये कुछ पलों का मजा सजा बनने वाला है। अरे बहू छूट गई, चल बरसात छूट गई। दोनों भीतर आकर हाथ पांव सुखाकर बैठ जाती हैं। कुछ घंटों बाद ज्योति सर खुजाते हुए अपनी सास के पास आती है। बहू क्या बात है, पिछले 2 घंटों से देख रही हूँ तेरी उंगलियाँ तेरे बालों की शोभा बढ़ाए जा रही हैं। जुए तो नहीं पाल लिए तूने? मेरी छोड़ी सासू जी, और ये बताइए कि आपकी उंगलियाँ आपके बालों में कौन सा मृत्युंजय जाप कर रही हैं? दोनों सास बहू एक दूसरे को निहारते हुए चुप्पी साध लेती हैं, जिसके बाद ज्योति रसोई घर के कामों में निपटने लगती है। कुछ ही पलों में दोनों ही पति घर पर आ धमकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं, मगर दोनों सास बहुओं के हाथ अभी भी सर की ही शोभा बढ़ाए जा रही, जिसे देखकर घर के मुखिया हरि प्रसाद कहते हैं, अरे क्या बात है, दोनों सास बहू के बीच खाज खुजली की प्रतियोगिता चल रही है क्या? पिछले आधे घंटे से बालों में ही उलझी पड़ी हो। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू बालों की खुजली को नजरअंदाज करके हाथ साफ करके खाने में जुट जाती हैं और फिर कमरे में सोने चल देती हैं। तभी बरसात के चलते ज्योति के बालों में पड़े जुए रौनक के बालों तक की दूरी तय कर जाते हैं और सवेरे रौनक सर खुजाकर कहता है, समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से मेरे बालों में खुजली क्यों होने लगी। तभी एकाएक रौनक की नजर ज्योति के बालों के ऊपर चलने वाले जुए की फौज पर जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से में बिलबिला कर कहता है, तो कल रात की सौगात में तुमने अपने बालों के खूनी पहरुए भेजकर मेरे केशवपुरम में धावा बोला है। रौनक पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? एक तो वैसे ही मेरे बालों में इतनी खुजलाहट हो रही है। उसी पल ज्योति के बालों में पड़ी जुएं उसके नाखूनों में फंसकर निकल आते हैं, जिसे देखकर वो हकलाते हुए कहती है, जुए? तुम्हारे बालों में पड़े इन जानलेवा जुओं ने सवेरे से मेरी जान खा रखी है। कहाँ से पाल लिए हैं अपने इन भाई बंधुओं को? जुए को लेकर दोनों के बीच तू मैं होने लगती है। तभी बगल के कमरे से हरि प्रसाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों वहाँ दौड़ते हैं। अरे सासू माँ, ये आपने सुबह सवेरे चंडी का रूप क्यों धारण कर लिया? तो मैं तो सिर्फ इसी की पड़ी है। मैं जो इसकी बला से उजड़ा चमन बना फिर रहा हूँ, उसका क्या? अरे जुएं पड़ गई हैं इसके बालों में, और कल रात भगवान ने मेरे बालों में भी अपने सिर की शिकारी जुएं भेज दिए हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि पहले तो तुम अकेले ही मेरा खून पीती थी। तुम्हारी देन है जो अब तुम्हारी दी जुएं भी मेरा खून चूसेंगी। दोनों सास बहू अपने पतियों को बरसात में भीगने की बात बताती हैं, जिसे सुनकर रौनक कहता है, अरे किसने कहा था आप सास बहू को उस मूसलाधार बारिश में भीगने को? पाल ली ना आफत, अब झेलो इन जुएं को। सास बहू के जुए से जूझकर दोनों काम पर रवाना हो जाते हैं और सांझ को जब वो घर लौटते हैं तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। रौनक जी, बाबूजी, ये आप दोनों ने अपने बाल क्यों कटवा लिए? तो क्या तुम दोनों सास बहू की तरह बाल में जुए पलकर हलाल हो? फिर सभी मिलकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, बाबूजी, आप तब से एक टक दाल क्यों निहार रहे हैं? दाल को नहीं, उसके भीतर के जीरे को निहार रहा हूँ। कहीं इन जीरे के संग तुम्हारे बाल के कीड़े भी ना घुल मिल गए हों। वो क्या है ना, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं।
दोनों के मन में जुए का वहम कुछ इस कदर समा जाता है कि उन्हें जीरे की छौंक में भी सास बहू के जुए ही दिखाई पड़ते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ सास बहू के सिर की जुएं भी तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद भी वो बरसात में भीगने से नहीं मानती थीं। आज जब वो बरसात में भीगी तो उनके सर की जुएं एक ही रात में लाखों की तादाद में पैदा हो गईं। उनके जुए की खबर पूरे गांव देहात में हवा की तरह फैल जाती है। एक सांझ जब दोनों सास बहू बाजार जा रही थी तो गांव की औरतें उनका रास्ता रोक कर कहती हैं, अरे कहाँ चल दी जुए वाली सास बहू की जोड़ी। अरे ज्योति बहू, कैसा लग रहा है बालों में जुए की जनसंख्या पालकर। अरे जुए को भी जीने का अधिकार है। एक बरसात तुम सास बहू के जीवन की काली रात लेकर आई है। अगर बरसात में नहीं नहाई होती तो ये जुए न आई होती। दोनों सास बहू जुए के खात्मे के खातिर अनेकों घरेलू उपाय करती हैं, जैसे कि जुए वाली कंघी से बाल झाड़ना, बाल धोना इत्यादि। 2 दिन बाद, माँ जी, हमारे लाख नुस्खे करने के बाद भी ये जिद्दी जुए सर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही। उसी पल उनके पति घर आकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जहाँ रौनक कहता है, अगर इन जानलेवा जुए से निजात पाना है तो आप दोनों सास बहू को सजनी से गजनी बनना पड़ेगा। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। फिर कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके साथ सास बहू के सर के जुएं उनके सर के भीतर गहरे जख्म कर देती हैं, जिसे परेशान सास बहू की रातों की नींद हराम हो जाती है और वो बिलक बिलक कर रोने पीटने लगती हैं। अब हम बाप बेटों को ही मिलकर इन जुओं को भगाना होगा। दोनों एक दवाई की दुकान पर जाकर सास बहू के सर में पड़े जुए का जिक्र बताते हैं, जिसके बाद दुकानदार कहते हैं, ये लीजिए, ये मेडिकल शैम्पू। इसको जुए पड़े व्यक्ति के सिर में लगाकर उन्हें अच्छे से मलकर धोना, जिसके बाद गीले बालों में ही बारीक कंघी की सहायता से जुए को निकालना होगा और आगे जुए से बचने के लिए सिर की सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। दोनों जुए मारने के शैम्पू को घर लाकर उनके सर को बखूबी धोकर सभी जुए को चुनकर बाहर निकाल कर उन्हें मार देते हैं। चैन की नींद सोई कई रातें ढल चुकी थी। इन जालिम जुओं ने हम सास बहू के बाल की खाल निकाल दी थी। अरे जल्दी से अब जमीन पर तैनात इन जुओं को खदेड़ दो। शैम्पू की सहायता से इन जुओं का केश निकाला तो हो गया, अब लाइजॉल से इन्हें देश निकाला भी दे दो। ये सुन दोनों सास बहू ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं और इस तरह अंत में उन्हें जुए से निजात मिल ही जाती है, जिसके साथ वो बरसात में भीगने की गलती दोबारा फिर कभी नहीं करती। गांव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहां अभी भी ऐसी काफी चीजें थीं जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे, पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थीं। अरे आज वो बीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी बीना की बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मजा करो ना, कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है। कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला, मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में, बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा, है? वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं। तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज, पापी, दुष्ट आदमी, शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है, और मार इसे, आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो, इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं।
तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में ना नहाया करो, जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था। सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते? मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो? अजी, इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नान घर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रहे हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी। इसी के लायक था तो। जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नियत देखकर उन्हें मार डालती थी। गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है, जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक। ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहाँ आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी, यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी। वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते। जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नानघर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो।
सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बूढ़ी सास पर अत्याचार। कार्तिक अपनी माँ मीरा के साथ खुशी से रह रहा था। मीरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने बेटे कार्तिक से बोल देती। पूरे गांव में कार्तिक और मीरा के चर्चे थे। हर किसी के होठों पर ये रहता कि माँ बेटे की जोड़ी हो तो कार्तिक और मीरा के जैसी। ऐसे ही एक दिन मीरा अपने बेटे से बोलती है, बेटा कार्तिक, तू बड़ा हो गया है और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी किसी से करवा दूं। अगर तेरी नजरों में कोई अच्छी लड़की है तो उससे मुझे मिलवा दे। माँ, इतनी भी जल्दी क्या है शादी की? और अभी फिलहाल मेरी नजरों में तो कोई लड़की है नहीं। अगर होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। अरे बेटा, मैं कब तक जिंदा हूँ ये बात कोई नहीं जानता, और इसीलिए मरने से पहले अपनी बहू को अपने घर में देखना चाहती हूँ, पोते को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। तू मेरी इतनी सी बात नहीं सुनेगा क्या? माँ, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। शादी करनी है ना? बताओ किससे करूँ, क्योंकि मेरी नजरों में तो कोई भी लड़की नहीं है। बेटा, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना कल से ही शुरू कर दूंगी। इतना कहकर मीरा अपने बेटे के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह कार्तिक अपने ऑफिस जाता है कि तभी उसको अपने ऑफिस में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर कार्तिक उसी के ख्यालों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उसके पास आती है और उससे बोलती है, गुड इवनिंग सर। कार्तिक उसकी बातों का जवाब नहीं देता और एक बार वो लड़की फिर उससे बोलती है, गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ के मैनेजर ने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। हाँ, मैं ही लूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। उसके बाद कार्तिक पायल से उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लेता है और उसको अगले दिन से ऑफिस आने के लिए बोल देता है, और अगले दिन से पायल ऑफिस आने लग जाती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं, और एक दिन कार्तिक पायल को अपनी माँ से मिलवा देता है, जिसके बाद मीरा उन दोनों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ समय तक पायल बहुत ही अच्छे से अपनी सास का ख्याल रखती है, लेकिन एक दिन वो अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ, घर का सारा काम प्लीज करके रख देना आप। बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है। तूने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है। एक तो पूरा दिन घर में मुझसे काम करवाती है, और अगर मैं कहीं जाने के लिए बोल दूं तो तेरे ड्रामे शुरू हो जाते। हे भगवान, पता नहीं मैं किस घर में आकर बस गई। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस बुढ़िया को ना जान से ही मार दूं। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी मीरा दर्द में सो जाती है। शाम को कार्तिक घर आता है तो पायल कार्तिक से बोलती है, कार्तिक, क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूं? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पायल? एक तो मैं तुम्हारी मम्मी के लिए कहीं नहीं जाती, और अगर मेरा कहीं मन करता है जाने का तो तुम्हारी माँ मुझे ताने मार देती है कि मैं दहेज लेकर नहीं आई। ये सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है, माँ, तुम तो अब बुढ़िया हो गई हो। तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या बात करनी है। पर कार्तिक, मैंने किया क्या है जो तू मुझ पे भड़क रहा है? तुमने पायल को क्या बोला है? तुम उसे कहीं क्यों नहीं जाने देती? कार्तिक, मैंने पायल को कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसको बस इतना बोला कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मीरा कार्तिक को सारी बात बताती है कि तभी पायल बीच में बोलती है, मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो कि आपने मुझसे ये बोला है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है? जब मैंने आपको ये बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ, तब आपने मुझसे ये बोला कि तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है बहू? पायल और मीरा की बहस सुनकर अब कार्तिक चिड़चिड़ा हो चुका था, जिसके बाद कार्तिक चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और पायल कार्तिक के कान भरती गई। कार्तिक को उसने अपनी माँ के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का दिया था कि अब कार्तिक अपनी माँ से नफरत करने लगा। वो कहीं भी जाता तो अपनी बीवी से पूछताछ करता, लेकिन वहीं उसकी माँ बैठी रहती तो अपनी माँ से बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर मीरा बहुत उदास हो जाती है और एक दिन अपनी बहू से बोलती है, बहू,
तूने मुझे मेरे बेटे से अलग क्यों कर दिया? तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ क्यों भड़का दिया? आखिर मेरी क्या गलती थी? अरे मम्मी जी, अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है। कार्तिक आपका बेटा था, लेकिन अब वो मेरा पति है, तो उन पर पूरा अधिकार मेरा ही है और रहेगा। इसीलिए अब आप हम दोनों के बीच में ना आओ तो ज्यादा बेटर है। इतना कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और शाम को एक बार फिर पायल मीरा के खिलाफ कार्तिक को भड़काने लगती है। कार्तिक, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, प्लीज मुझे अपनी माँ से ना मुक्ति दिलवा दो यार। कार्तिक को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के सर पर डंडा मारकर अपनी माँ को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद पायल और कार्तिक अपनी माँ को अपनी कार की डिग्गी में ले जाते हैं और एक नदी के बगल वाले पेड़ में फांसी पर लटका देते हैं और उस रस्सी को वो दोनों खींचने लगते हैं। नीचे दो भयंकर मगरमच्छ उसकी माँ का इंतजार कर रहे थे कि कब वो नीचे पानी में गिरेगी और कब वो मगरमच्छ उसको खाएंगे। ये सब कुछ उस गांव का एक आदमी देख लेता है और वो तुरंत गांव वालों को बुला कर लाता है, जिसके बाद गांव के कुछ लोग पायल और कार्तिक को थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हैं और उसकी माँ को उस फंदे से नीचे उतार देते हैं। वो देखते हैं कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है और उसको देखकर गांव वाले कार्तिक से बोलते हैं, अरे कार्तिक, तुझे अपनी माँ को इस तरह मारते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? उसने तुझे कितने नाज से पाला, कितने प्यार से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, और आज अगर तेरे पास तेरी बीवी है तो जिसने माँ ने तुझे पैदा किया तो उस माँ को इस तरह मार रहा है? तुझे शर्म नहीं आई ना बिल्कुल भी? ये सुनकर कार्तिक को बहुत ही पछतावा होता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर गर्दन झुकाए वो खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मीरा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपने बच्चों से बोलती है, बहू, कार्तिक बेटा, आज तूने अपनी माँ को जिंदा मार दिया है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। तू अपनी बीवी के साथ खुशी से रह, लेकिन मैं तेरे साथ अब नहीं रहूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि तूने एक औरत को नहीं बल्कि एक माँ को मार दिया है बेटा। इतना कहकर मीरा अपने बेटे को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। वहीं कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। कार्तिक को अपनी माँ से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को ढेर सारी गलतियां करने का अधिकार है, लेकिन अपनी माँ को ठेस पहुँचाने का नहीं। अपनी माँ को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। मीरा के साथ खुशी से रह रहा था। मीरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने बेटे कार्तिक से बोल देती। पूरे गांव में कार्तिक और मीरा के चर्चे थे। हर किसी के होठों पर ये रहता कि माँ बेटे की जोड़ी हो तो कार्तिक और मीरा के जैसी। ऐसे ही एक दिन मीरा अपने बेटे से बोलती है, बेटा कार्तिक, तू बड़ा हो गया है और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी किसी से करवा दूं। अगर तेरी नजरों में कोई अच्छी लड़की। प्रेग्नेंट बहू की वफादार गाय। आज स्वर्णिम गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ छबीली के घर के आगे जमा है। छबीली का चेहरा गुस्से से ज्वालामुखी की तरह दमक रहा था। नास पिटे नकारे भोला दास, एक तो अपनी मर्जी से ब्याह रचा आया है और दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लाया। ऊपर से इस करमजली लुगाई के साथ इसकी मरियल गाय को भी उठा लाया। छबीली के मुंह से प्रतिमा की बुराई सुनकर गाय गौरी गुर्राते हुए सींग हिलाकर जोर शोर से गुहार लगाती है। गौरी, गुस्सा नहीं करते, शांत हो जा मेरे लिए। ये सुनकर उसकी गाय एकदम से शांत होकर बैठ जाती है। अरे मोरी मैया, देखो तो जरा इसके, कहते ही पल भर में कैसे पसर गई। देख लो गाँव वालों, इस लाल बूझकर इस गाय को कैसे पट्टी पढ़ा रखी है। अरे छबीली बहन, ये बेजुबान जानवर बड़े वफादार होते हैं। तुम्हारी तरह षड्यंत्र रचना नहीं जानत है तो कि तो खुशी होके चाहिए कि दहेज में साक्षात गौ माता पधारी है। डायन, तू तो बीच में कूदेगी ही, मंथराई करना तो तेरी पुरानी आदत है। सभी जन अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ प्रतिमा बिछोने से उठ खड़ी होती है। भोर हो चुकी है, मुझे जल्दी से गौरी को नहलाना होगा। वो पानी से भरी बाल्टी लेकर आंगन में खड़ी गाय का गोबर साफ करके उसे नहलाने धुलाने लगती है। तभी खड़ूस छबीली चौखट पर बैठी उसे ताने मारकर कहती है, अरे करमजली, इतनी सुबह सवेरे इस मटरू की बिजली के वास्ते कौन सा बैल खोजने जाना है
जो उठने के साथ इसकी खातिरदारी में लग गई। वो माँ जी, गौरी को हमेशा से सवेर को नहाने की आदत है। अरे इतना ही लगाव है तुझे अपनी इस गाय से, तो आज तेरे लिए भी यही खूंटा गाड़ देती हूँ, फिर कहती रही हो अपनी इस गाय के साथ भरत में लाप। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद प्रतिमा की हालत बिगड़ने लगती है, जिसे देख उसके पति सरजू गांव की पुरनिया दाई को बुला लाता है। मुबारक हो छबीली की बहुरिया, तुम्हारे पैर भारी हैं। जल्द ही घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये शुभ समाचार सुनकर प्रतिमा की गाय खुशी से उछलते हुए जोर शोर से पागुर करती है। हाँ गौरी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को तो देखा नहीं, आँख खुली तो तुम और बाबा नजर आए। मैं तो तुम्हें ही अपनी माँ मानती हूँ। ये सुन उसकी वफादार गाय की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है और वो उसे चाटने लगती है। फिर बदलते मौसम के साथ मानसून का महीना शुरू हो जाता है। पूरे गांव में झमाझम बरसात होती है। ये बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे तो मेरी गौरी बीमार पड़ जाएगी। बरसात के खात्मे के साथ प्रतिमा अपनी गाय की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए छबीली से कहती है, माँ जी, गौरी के रहने के लिए एक गौशाला बनवा दीजिए ना। क्या बोली? मैं और इस माल जाल के लिए गौशाला बनवाऊं? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इस पर पैसे खर्च करूं? तेरी ये गाय बेमतलब का बोझ है। बरसात के बहाने मरती है तो मर जाए, भला टलेगी। अपनी वफादार गाय के प्रति सास के ऐसे कड़वे बोल सुनकर प्रतिमा के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो कहती है, अरे कैसी पत्थर दिल इंसान है आप। आपसे भला तो एक कसाई जो जरूरत पड़ने तक जानवरों की देखरेख तो करते हैं। मुझसे जबान लड़ाती कुलच्छनी, रुक अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। क्रूर छबीली गाय की आंखों के सामने प्रतिमा के बाल पकड़कर उसका सर दीवार से लड़ा देती है। ये देख गौरी सरपट से दौड़कर उसे उठाकर आंगन में पछाड़ देती है। आरी मोरी मैया, मर गई री। इस मर गई गाय ने मेरी कमर तोड़ डाली। घायल छबीली अपने गुस्से का गुबार निकालते हुए गर्भवती बहू और उसकी गाय पर खूब अत्याचार करती है। फिर भी गर्भवती प्रतिमा हार न मानकर अपनी गाय की खातिर जंगल जाकर लकड़ियां काटकर खेत खलियानों का सूखा हुआ घास फूस बटोरकर उसका पुला बनाती है। गौरी, क्या तुम इसे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगी? इससे मैं तुम्हारा घर तैयार करूंगी। उसकी गाय गौरी सिंग हिलाते हुए हामी भरती है। प्रतिमा गाय की पीठ पर बोझा लाद कर घर आती है, जहां उसकी वफादार गाय गौरी उसकी लकड़ियां पकड़ती है और दोनों मिलकर सुंदर सा गौशाला तैयार करती हैं। ये देख छबीली दांत पीस कर कहती है, लाख पैतरों के बाद भी मैं इस गाय को अपने घर से नहीं खदेड़ पाई। जाने मेरी ये बहू किस मिट्टी की बनी है, इसे मार कुटाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी प्यारी गाय गौरी, तुम्हारा जुगाड़ तो हो गया। तुम ये चारा खाओ, मैं भी खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। खबरदार जो तूने इस घर की दहलीज में कदम भी रखा। इतने प्यार से जो आशियाना तैयार किया है ना, आज तू भी पूरी रात इसी गौशाला में सड़ेगी, वो भी भूखे और प्यासे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी नहीं तो मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के बारे में तो सोचिए। अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो इसका विकास रुक जाएगा। तुझे तेरी सास से ज्यादा प्यारी ये गाय है ना, अब इसी की देख रेख कर बड़बोली बहू बनने का बड़ा शौक है तुझे। आज तेरी हेकड़ी निकाल कर रख दूंगी। अब तो तुम मेरे बेटे से मेरी चुगली भी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो तो मीलों दूर शहर जा चुका है। मक्कार छबीली जानबूझकर खाने से भरी थाली लिए चौखट पर बैठकर चाव से खाते हुए अपनी बहू को ललचाने लगती है। अरे आज तो मजा ही आ गया कसम से। इतना स्वादिष्ट खाना सबके नसीब में कहाँ है। इसके आगे तो 56 भोग भी एकदम फीका है। भूख से तड़प रही प्रतिमा की आंखों से आंसू की बौछार बरस पड़ती है। ये देख उसकी गाय गौशाला से दौड़कर छबीली को जोरदार दुलत्ती मारती है। भाग रे छबीली, वरना ये सन की हुई गाय आज तुझे निपटा डालेगी। डर के मारे झटके से वो किवाड़ बंद कर लेती है। चौखट पर पड़े खाने की थाली को घसीटकर गाय उसे प्रतिमा के आगे रखकर उसे पूंछ से सहलाने लगती है। शुक्रिया गौरी, तुम मेरे लिए सासू माँ से भिड़ गई। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी वफादार गाय हो। दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। सवेरे छबीली दबे पांव गौशाला में आकर गाय पर ताबड़तोड़ डंडों से वार करती है। आज मैं इस गाय को नरक लोक के दर्शन कराकर ही दम लूंगी। मुझ पर वार करती है। माँ जी रुक जाइए, एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से कौन मारता है? छबीली गाय को जख्मी करके खुश होती है। समय ऐसे ही गुजरता जाता है, लेकिन एक रोज गांव में जोर की आंधी उठती है। सभी जन अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। गौरी, सासू माँ सैर पर निकली हुई हैं, अब तक लौटी नहीं। कहीं वो इस बड़ी आंधी में तो नहीं फंस गई? गौरी खूंटा तोड़कर निकल पड़ती है। जहां वो एक जंगल में जा पहुंचती है, तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे छबीली खड़ी दिखाई देती है। अचानक गाय की नजर टूट रही डाल पर जाती है और पैर पटकते हुए वो गुहार लगाने लगती है।
अरे अब कौन सी नई सनक सवार हो गई इस गाय में जो इतनी जोर शोर से पगुराई कर रही है। वो दौड़कर सींग मारते हुए छबीली को दूर पटक देती है। तभी पेड़ की बड़ी कटीली झाड़ उसके ऊपर आ गिरती है। तभी आंधी शांत होकर काबू में आ जाती है और छबीली कहती है, मैंने हमेशा इस गाय पर इतने अत्याचार किए, पर आज इस बेजुबान गाय ने अपनी वफादारी दिखाकर मेरी जान बचाई। गांव के लोग मिलजुल कर उस डाली को गाय पर से हटा देते हैं और अंत में छबीली पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, माफ करना गौ माता, मैं कसाई हूँ, आंखें होते हुए तुम्हें परख ही ना सकी। तुम तो इंसानों से भी वफादार निकली। छबीली गाय से लिपटकर आंसू बहाती है, जिसे देख गाय उसे चाटते हुए अपनी वफादारी व्यक्त करती है। और अब छबीली न सिर्फ अपनी गर्भवती बहू बल्कि अपनी गाय की देखरेख भी बखूबी संभाल लेती। 3 जादुई लंबे कान वाली गाय। बाबरपुर गांव में रहने वाला सरजू एक समृद्ध किसान था। उसके पास राम दुलारी नाम की एक हिष्ट पुष्ट गाय थी। वो भाड़े पर बैल लेकर अपनी गाय से लोगों के खेतों की जुताई का काम किया करता था, जिससे उसको काफी अच्छी कमाई होती थी, क्योंकि पूरे गांव की जमीन वो ही जोतता था। कड़कड़ी धूप में वो खेत की जुताई कर रहा होता है। उर, उर, चल 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 उर, उर। हल से बंधी उसकी गाय थक हार कर माटी पर पसर जाती है और जोर शोर से गुहार लगाने लगती है। अरे राम दुलारी, अभी तो आधे खेत की जुताई भी नहीं निपटी और तू धंसकर मार कर बैठ गई। चल उठ जा। उसकी गाय सींग हिलाते हुए गुर्राने लगती है। अरे आज तूने डेंग आगे न बढ़ाने की ठान ली है क्या? वो थका मांदा घर आकर अपनी गाय को गौशाला में खूंटे से कसकर बांध देता है, लेकिन अचानक से उसकी गाय कमजोर होती चली जाती है, जिसे देख वो सुमति को खबर करता है। सुमति माल जाल की वैद्य है। क्या बात है सुमति, हमारी राम दुलारी ठीक तो है ना? अरे सरजू घबरा नहीं, तेरी गाय गर्भवती है। ये सुनकर सरजू खुश होकर उसे सहलाता है और राम दुलारी उसे चाट कर अपना प्यार व्यक्त करती है। सरजू गर्भावस्था में उसका खूब ख्याल रखता है। गुजरते महीनों के भीतर राम दुलारी 3 बछिया को जन्म देती है, जिसे देख सुमति दंग होकर कहती है, मैंने जीवन भर में पहली दफा इतनी विकट गैया देखी है। देखो तो जरा, जन्मजात बछिया होने के बावजूद भी इन तीनों के कान इनकी माँ की तुलना में भी कितने बड़े हैं। मुझे तो अचंबा हो रहा है कि कहीं ये तीनों गाय कोई राक्षसी अंश तो नहीं। अरे आज के दौड़ में ये कैसी रूढ़िवादी बातें बतियाने बैठ गई हो। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के पश्चात सरजू की गाय राम दुलारी मर जाती है, जिसके चलते गांव वालों के मन में अब इन 3 बड़े कान वाली गाय को लेकर अपशकुन जैसी सोच घर कर जाती है। तुम्हारी राम दुलारी ने मेरा किसानी में भरसक साथ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी के चलते हूँ। मेरा अपना कोई परिवार नहीं, लेकिन अब से तुम मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारी हो। सरजू उन बड़े कान वाली गाय का खास ख्याल रखता है। वो हर भोर उन्हें लेकर खेत खलियान चराने जाता। एक सवेरे गांव के लोग सरजू के घर दस्तक देते हैं। अरे भाई, इतने सवेरे मुखिया जी के संग पधारने का कोई खास मकसद? सरजू, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे यहाँ 3 बड़े कान वाली अपशकुनी गायों ने जन्म लिया है। गांव वालों का मानना है कि वो गांव के लिए खतरा है, इसलिए सभी का हित इसी में है कि तुम इन्हें कसाईयों के हवाले कर दो। सरजू, हम तेरे भाई बंधु हैं, तेरा बुरा नहीं चाहते। खुद सोच कर देख, जब से इन राक्षसी बड़े कान वाली गाय ने जन्म लिया है, तू राजा से रंक हुआ जा रहा है। अपना दोष इन बेजुबान जानवरों पर मत डालो। तुम सबकी मिली भगत और भड़काऊ चालों को मैं भली तरह से समझता हूँ। अब तो तुमने मुझसे खेत भी जुतवाने का काम छीन लिया। क्योंकि हमें अपनी सोना उगलने वाली जमीनों को राख खाक करना है क्या, जो इन बड़े कान वाली अशुभ गायों के कदम अपने खेतों में पड़ने दे। जन्मते माँ को खा गई, तीनों नामुराद। देख सरजू, अगर तू इन्हें कसाई को नहीं सौंपेगा तो मजबूरन हमें तुझको गांव से निकाल देना पड़ेगा। सरजू का गाय के प्रति स्नेह देख सभी तिल मिलाकर गौशाला को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, जिसे देख उसकी गाय अपने बड़े कान हिलाकर उन्हें पछाड़ने लगती है। अकलू मुखिया बौखलाकर उन्हें गांव से खदेड़ देता है। अरे सूरज डूबने वाला है, मुझे अंधेरा घिरने से पहले अपनी गायों की खातिर एक मड़ैया तैयार करनी होगी। वो जी तोड़ मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटकर गांव की सीमा से हटकर एक मड़ैया तैयार करता है। हे ईश्वर, सांझ हो गई, मेरी गाय भूख से छटपटा रही, इनके लिए चारा कहां से लाऊं? तीनों गायें सरजू के माथे पर चिंता का शिकन देख इंसानों की नई समझदारी दिखाकर सो जाती हैं। आधी रात पूस की रात का घनघोर सर्द लहर चलता देख सरजू कहता है, बड़े कान के चलते जाड़े की सर्द लहर
इनके कानों में घुस रही है, जिससे मेरी गाय ठंड के मारे ठिठुर रही है। ऐसे में यहाँ आसमान में कोई पुला भी नहीं है जिससे इन्हें मैं ढक दूं। वो आग जलाकर सारी रात उनकी सेवा टहल करता है। अचानक उसकी आंख लगने पर तीनों गाय उठकर बोल पड़ती हैं। उठो मालिक, मालिक उठो। मालिक, हम भूखे हैं, हमारे लिए चारे का प्रबंध करो। गायों को अचानक से बोलता देख सरजू को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अरे, तुम तीनों अचानक से इंसानों की तरह बोलने कैसे लगी? मालिक, दरअसल हमारी माँ एक कामधेनु गाय थी, और जब भी कोई कामधेनु गाय एक साथ 3 गाय को जनती है तो उन्हें जादुई गाय के वरदान मिलते हैं। हमारे ये बड़े कान ही हमारा वरदान है। कल रात हमारी माँ ने हमको स्वप्न प्रदर्शन देकर हमारी शक्तियों से अवगत कराया। जैसे ही आप हमें हरा भरा चारा खिलाएंगे, हम जादुई सोने के गाय में ढलकर आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। कुछ पल के अंतराल के भीतर सूरज की लाली छाते ही सरजू गाय को लेकर जंगल आकर उन्हें चरने को छोड़ देता है, जिसके बाद तीनों बड़े कान वाली गाय से तेज लौ चमक उठती है और वो सोने की गाय में बदलकर बड़े कानों को हिलाते हुए सोने के सिक्के, हीरे और पैसे की बौछार करने लगती हैं। आगे बढ़ो मालिक, और इनसे अपनी खुशहाली के बंद पड़े फाटक को खोल लो। काश गांव वालों की भटक खुल सकती कि जिन बड़े कान वाले गाय को वो अभिशाप समझ रहे थे, वो ईश्वरी वरदानी गाय है। सरजू खुश होकर जादुई गायों के बड़े कानों से मिले पैसों की गिनती करता है। इस महंगाई भरे जमाने में कुल मिलाकर भी ये मोहरे एक घर की नींव धरने को कम है, लेकिन अभी भी मेरे पास सोने के सिक्के और हीरे शेष बचे हैं, इनसे काम बन जाएगा। वो उन सभी को बेचकर एक आलीशान घर और गौशाला की नींव स्थापित करता है और काफी रईस होता चला जाता है, जिसकी भनक लगते ही सभी उसके पास आते हैं। तभी सरजू व्यंग करते हुए कहता है, क्या बात है, आप सभी मुझ गरीब की कुटिया में? अरे सरजू, ताने न कस, कौन सी लॉटरी लग गई है जो रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच गया? ये सब कुछ मेरी बड़े कानों वाली गाय के चलते हासिल हुआ है, जिसे आपने अभिशाप कहकर दुत्कार दिया था। मतलब? ये तीनों जादुई गाय हैं। ए ईश्वर, जिन्हें हमने राक्षसी करार दिया था वो साक्षात गौ माता है। अरे हमसे भारी चूक हो गई। सभी अपने किए पर पछतावा जाहिर करके उन्हें गांव लेकर आते हैं और उनकी पूजा करके चारा खिलाते हैं, जिसके बाद वो तीनों जादुई गाय में बदलकर अपने बड़े कानों को हिलाकर उन्हें खूब सारा धन देती हैं। डरो मत, आगे बढ़ो और जिसे जितनी स्वर्ण मूंगों की आवश्यकता है ले जाओ। पर तुम्हारे धन पर केवल सरजू का हक है, क्योंकि उसने तुम्हारा पालन पोषण किया है। हमें हमारे मालिक का ध्यान है। ये धन तुम रखो, इससे अपने लिए एक मजबूत आश्रय बनाओ। सभी एक साथ मिलकर सोना, हीरा और पैसा बटोरकर जादुई गाय के कानों को सहलाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इन धन से बरसों पहले बने इस गुमटी से छुटकारा मिलेगा। जादुई बड़े कानों वाली गाय के धन से पूरे गांव का विकास होता है, जिसके बाद गांव का मुखिया कहता है, गौ माता, मुझ निर्बुद्धि को क्षमा करना। तीनों गाय अपने बड़े कान बढ़ाकर मुखिया को आशीर्वाद देती हैं। आज गांव का नक्शा तुम्हारे चलते बदला है, इसलिए ये गुड़ चने की हांडी तुम्हारी खातिर। शुक्रिया मालिक इस व्यंजन के लिए। तीनों गाय खुश होकर कानों को हिलाते हुए हांडी में मुंह डालकर चाव से जुगाली करती हैं और पेट भरते ही एक बार फिर सोने, पैसे और हीरे बरसाती हैं। अब तो हम सभी की आर्थिक जरूरत पूरी हो चुकी है, फिर दोबारा इतना धन देने का मतलब? आप इन्हें जोड़कर रखिए ताकि कोई भी जरूरतमंद हम जादुई बड़े कानों वाली गाय के रहते इस गांव से खाली हाथ न लौटे। इस तरह जादुई बड़े कानों वाली गाय ने न सिर्फ सरजू बल्कि गरीब गांव वालों के धुंधले जीवन में रोशनी भर दी, साथ ही आगे भी गांव में आने वाले लोगों की मदद करती थी।